कहते हैं कि एवरी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट विद अ क्वेश्चन. सो इफ यू आर क्यूरियस अबाउट द रियल एस्टेट, दिस पॉडकास्ट इज फॉर यू गाइस. सो नमस्ते, मेरा नाम गणेश पून है श्रीहंस रियलिटी से. और आज हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट होने वाला है एवर इन द श्रीहंस रियलिटी हिस्ट्री. And so today we have a very special guest, a very talented person, very successful in the real estate field. So let's invite the with a big applause उमेश भैया. हेलो उमेश भैया, कैसे हो आप? एकदम फर्स्ट सब क्लास. बढ़िया. बढ़िया. अपने बारे में बताइए हमारे ऑडियंस को. आप मतलब थोड़ा उनके बैकग्राउंड को पता चले कि हम किससे हम बात कर रहे हैं. देखिए, मेरा नाम है उमेश वरकड़े और मैं पिछले 3 इयर्स से लगभग रियल एस्टेट में कंटिन्यूटली वर्क कर रहा हूँ, जो ग्राउंड लेवल से अभी तक मैं काम करते हुए आगे बढ़ा हूँ. तो आप ये कह सकते हैं कि पिछले 3 सालों का अनुभव है मुझे रियल एस्टेट का. अच्छा. ग्राउंड लेवल से कैसे काम स्टार्ट होता है. ओके. तो भैया, आपने जब रियल एस्टेट को ज्वाइन किया था तो जी. आपकी उस टाइम कंडीशन क्या थी? क्योंकि बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि जब रियल एस्टेट में जब आते हैं तब थोड़ा बैकअप होना चाहिए पहले से, अगर हो तभी आप सरवाइव कर पाते हो, नहीं तो नहीं कर पाते हो. तो क्या कंडीशन थी आपकी बिफोर ज्वाइनिंग रियल एस्टेट? बिफोर रियल एस्टेट ज्वाइनिंग में अगर मैं बताऊं आपके दर्शकों को, तो उस टाइम जो कंडीशन जैसे एक नॉर्मल जॉब पर्सन की होती है वैसे ही मेरी भी थी. अच्छा. अंदर जो अपने जो सपने हैं, जो भी फ्यूचर में जो करना चाहते हैं, उनको लेकर के काफ़ी जद्दोजहद हो रही थी अंदर, और कुछ प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था कुछ करने के लिए. क्योंकि जिसके बड़े सपने हैं या फिर जो बड़ा करना चाहता है, अगर वो एक किसी पर्टिकुलर जगह में बंधा हुआ है तो आप कह सकते हैं जलबिन मछली है वो. अच्छा. सही है. तो आपकी मतलब ऐसी कंडीशन थी कि मतलब जो नॉर्मल पीपल की होती है. आप जॉब पर्सन थे. बिल्कुल बिल्कुल. एकदम से आपने बिजनेस लाइन में स्विच किया, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? थोड़ा सा मतलब डिफिकल्टी आई या सर मतलब कैसे आपने उसको टैकल किया? देखिए, मैं सबसे बेहतर चीज़ शायद ईश्वर ने मुझे ये दी है कि मुझे जो फ्रेंड सर्कल जो दिए, ओके, वो काफ़ी मेरे लेवल के सोचने वाले हैं. हाँ हाँ. ठीक है, मेरे लेवल के सोचने वाले हैं, तो वो अधिकतर लोग, जैसे 4 से 5 फ्रेंड सर्कल है मेरे, तो उन सभी का ऐसे ही माइंड सेट है. तो कहीं ना कहीं उसका भी प्रभाव पड़ा. ओके. सारे फ्रेंड्स कुछ ना कुछ अपने फील्ड में अच्छा करने लग गए. तो मेरे ही एक मित्र हैं, सुरेश पुन नाम है उनका. तो वो इस फील्ड में काफ़ी टाइम से थे. ओके. तो मैं जॉब में था, वो इस फील्ड में थे. तो जब उन्होंने कुछ अच्छा अचीव करा इस फील्ड में, तो उन्होंने एक बार ऐसे जर्नली हमारी कॉन्वर्सेशन हुई कॉल पे. तो उसके बाद फिर मुझे लगा कि नहीं यार, सारे दोस्त आगे निकल रहे हैं, सिर्फ मैं ही पीछे रह रहा हूँ, तो मुझे भी कुछ ना कुछ स्टेप उठाना चाहिए. तो बेसिकली तो ये तो आप मतलब आपसे लंबी बातें करेंगे हम, लेकिन सबसे पहले जो हमारी ऑडियंस है वो पॉडकास्ट देखने का मतलब ये मकसद है कि वो मोटिवेट हो. तो आपने कितने 3 साल 4 साल है ना, 3-4 साल 3 साल रियल एस्टेट में होने के बाद आपने कितना अपनी मतलब प्रॉपर्टी या ग्रोथ या इनकम कितनी हुई है आपकी? पीपल वांट्स टू नो. अगर देखिए, रियल एस्टेट फील्ड में आने के बाद अगर आप क्या कमा रहे हैं, डिस्क्लोज कर सकते हैं ना? डिस्क्लोज कर सकते हैं, पर मेरा किसी पॉइंट ऑफ व्यू या फिर किसी फिगर को लेकर के इस फील्ड में आने का कोई उद्देश्य नहीं है मेरा. नहीं, अगर आप 3 साल में जो आपने अचीव किया वो फिगर बता देंगे तो फिर मजा आ जाएगा सभी को. पिछले 3 साल की मैं बात करूं, तो लगभग 25 के आसपास लाख के आसपास मैंने इनकम करी है. और जिसमें मेरा जो घर है उसको वापस से रिन्यू वगैरह करवाया, और काफ़ी चीज़ें की, थोड़ा सा बैंक बैलेंस वगैरह भी मेंटेन किया. हाँ, नहीं तो मैं भैया को जानता हूँ, पहले से ही जानता हूँ. उनके मतलब रेंट से रहते थे आप, है ना? जी. और साथ में हमने स्टार्ट करी थी स्कूलिंग भी, हमने गवर्नमेंट स्कूल से करी थी. बिल्कुल. और भैया की उस टाइम में जो कंडीशन थी, कोई भी मतलब सपोर्ट कुछ भी नहीं था, आप अकेले रहते थे, है ना? 3 साल के अंदर तो बहुत हार्डवर्क तो रही होगी. तो आपको ऐसा मन नहीं करा बीच में कि मैं छोड़ दूं? देखिए, पहली चीज तो छोड़ने और ना छोड़ने का ये एक समय होता है कि कभी आपको ऐसा लगता भी है, नेचुरल सी बात है. ह्यूमन नेचर है, आती चीजें.
पर मैं ये चाहूंगा कि आप इस चीज पे ना ध्यान दे करके, आपके दर्शकों को ये कहना चाहूंगा कि जी। आप इन चीजों में ध्यान नहीं दे करके आपके जो सपने हैं अल्टीमेटली, जो कहीं ना कहीं उनकी वजह से आप इस फील्ड में आ रहे हैं, आपके जो भी सपने हो, तो आपका फोकस हमेशा 24 आवर्स वहीं पे होना चाहिए। तो ऐसा आपने 24 आवर्स में मतलब आपने क्या माइंड में लेके चला कि मुझे करना है करना है करना है? एक रहता है ना कि हम 2-3 वीडियो देख लेते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद तुरंत डाउन हो जाते हैं हम। तो लेकिन आपने 3 साल तक आपने इस फील्ड का पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं था नहीं, आपने, है ना? बिल्कुल। पर यहाँ पे आए आप फिर वहाँ पे आपने सीखा, बहुत सारे लोगों से आप मिले, बड़े-बड़े लोगों से मिले, आप उनसे कुछ सीखा। तो कंटिन्यूअसली आपके माइंड में कुछ रहा होगा कि मतलब जैसे कि हाँ, ये बातें आपको सोने नहीं देती होगी, आपको हाँ, मुझे ये अचीव करना है, मुझे करके दिखाना है, दुनिया को दिखाना है ना? तो बहुत सारी ऐसी गालियाँ भी आपको पड़ी होगी, फिर बिल्कुल। उसको पार करके जो आप बैठे हो जहाँ पर आप, तो उस समय आप क्या मतलब माइंड में लेके चलते थे आप? देखिए, आपने मोटिवेशन का जिक्र किया। हाँ जी, हाँ। काफी लोग ऐसे हैं जो मोटिवेशन को काफी ज्यादा तवज्जो देते हैं, हुँ। पर मैं उतना नहीं देता। अच्छा, मोटिवेशन आप नहीं करते, आप मोटिवेट नहीं होते हैं? नहीं, मेरे लिए कोई वीडियो देख करके मोटिवेट होना हुँ। या फिर किसी पर्सन को देख करके मोटिवेट होना, हुँ। एक आपको उदाहरण देता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल। अ, एक जंगल है, हुँ। जंगल में एक शेर है और एक हिरन है, राइट? हाँ। अब आप ये सोचिए कि जो हिरन है, हुँ। एक दिन आपने हिरन को मोटिवेट कर दिया, हाँ। ठीक है? जंगल में एक बेफिक्र एनिमल की तरह रहने के लिए, हुँ। ठीक, मोटिवेट कर दिया। मोटिवेट कर दिया। अब हुआ ये कि वो मोटिवेट हो गया। हुँ। अब वो इस मोटिवेशन की धुन में वो इस तरह चल रहा है कि हुँ। जब वो कहीं से गुजर रहा था तो रास्ते में शेर बैठ के आराम कर रहा था कहीं पर, ओके। वो वहां से गुजर रहा था। हुँ। तो वो मोटिवेशन के चक्कर में वो इतना मोटिवेट हुआ था कि हुँ। उसने ये भी ध्यान नहीं दिया कि वहां शेर है तो मैं वहां से ना गुजरूं। एंड ऑफ द स्टोरी में ये ये तो उसकी होता है कि मूर्खता हो गई ना वो तो। हाँ, तो मोटिवेशन कुछ इस प्रकार से काम करता है। ओके। आप मोटिवेशन से किसी को काम करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, हुँ। पर उसके अंदर जिसको अगर हम बोलचाल की भाषा में कहें तो जिगरा, जिगरा होना चाहिए। जिगरा। हाँ, हाँ, ऐसा बोलते हैं। तो मोटिवेशन के लिए आपके अंदर जिगरा है ना, हुँ। आपके सपनों के प्रति या आपके किसी भी गोल को अचीव करने के प्रति, तो वो आपको खुद ब खुद मोटिवेट करेगा मोटिवेट अंदर करेगा। से। आपको अच्छा। किसी की जरूरत नहीं है। मोटिवेट से एक ध्यान आया कि मोदी जी बोलते हैं कि गोल्ड में इन्वेस्ट मत करना। हम्म, तो उसको छोड़कर लोग बाग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, क्रिप्टो में करते हैं, बॉन्ड में करते हैं, लेकिन बिल्कुल। आजकल मार्केट भी ऐसा डाउन जा रहा है तो फिर डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो फिर क्या आज के टाइम पे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना इज वर्थ इट है कि नहीं है? क्या लगता है आपको? देखिए, मोटिवेशन और जो आपने जो बात करी मोदी जी हाँ, की, हाँ। जैसे उन्होंने बोला गोल्ड में, हम्म। ठीक है, तो अगर हम रियल एस्टेट को छोड़ दें, छोड़ रियल दें। को हम एक साइड रख दें, रियल एस्टेट को, हम्म। तो हम बाकियों के सेक्टर में जाते हैं। बैंकिंग सेक्टर ले लो आप, या गोल्ड वगैरह के उसमें चले जाएं, हम्म। या तो फिर बॉन्ड, ठीक है, या फिर कोई सी और सेक्टर में अगर हम जाके देखें, हम्म। तो इनमें अप एंड डाउन होता रहता है, अपर सर्किट लोअर सर्किट चलता होता रहता रहता है, हो। ठीक है। हम्म। पर रियल एस्टेट मार्केट एक ऐसा है कि अगर जैसे मान लीजिए मार्केट में उतनी हलचल नहीं भी है, हम्म। जैसे अभी के टाइम पर अगर हम देखें, तो आज से 1.5 साल 2 साल पहले हम्म। लगभग ये होता था। मैं जो काम कर रहा हूँ, जो हमने जो फेस किया उसकी बात कर रहा हूँ हम्म। मैं। हम लोग महीने में कम से कम, कम से कम 35-40 डील के आसपास क्लोज कर लेते थे, कम से कम, हम्म। ठीक है। और अभी का समय ऐसा हो गया है कि वो 35 से 40 में हम भला ही नहीं पहुंच पा रहे हैं। हम्म। जो भी हो रहा है, कभी किसी महीने में 5 क्लोजिंग आ रही है या फिर हम्म। 10 क्लोजिंग आ रही है, या फिर जो भी हो, मतलब चल रहा है चल मार्केट। रहा है, ठीक है। हम्म। पर उस हिसाब से नहीं चल रहा है। इतना तो हॉट नहीं है पर वार्म है, हाँ, ऐसा बोल सकते हैं। ऐसा कह सकते हाँ, हैं। पर कस्टमर आ रेट रहे हैं। में तो गिरावट नहीं है, हाँ, रेट तो डे बाय डे बढ़ रहे डे हैं। बाय डे बढ़ता जाता है, गवर्नमेंट भी जो गाइडलाइन बढ़ाते जा रही है, कम बढ़ाती तो जा कर रही नहीं है। रही है। तो प्रॉपर्टी में इसलिए इन्वेस्ट करना इज अ मोस्ट सेफ
हम्म क्योंकि इसमें रेट भला मार्केट गिर जाए चाहे कुछ भी हो, चाहे डाउन हो जाए, कुछ भी हो जाए, रेट नहीं गिरते। ओके। रेट स्टेबल ही रहेंगे या तो फिर हम्म, धीरे 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 करके ग्रो होते बढ़ते हैं। जाएंगे। जब फिर मार्केट एकदम ऊपर आता है, हम्म मार्केट की एक खासियत है वो जितनी ज्यादा नीचे जाती है हम्म, उससे डबल बाउंस बैक करती है। सही चाहे वो है। शेयर मार्केट का ले लो, हम्म चाहे प्रॉपर्टी के फील्ड का ले लो, चाहे किसी और सेक्टर का ले लो, वो उतनी ही ज्यादा बाउंस बैक करती है। हम्म, तो एक समझदार इन्वेस्टर वही है जो डाउन मार्केट का फायदा उठाना जानता है। सही है। जब सारी दुनिया मार्केट से पैसा निकालने की इच्छा रखती है, तब आपको अपने अनुभव के हिसाब से, ऐसा नहीं कि आंख बंद करके, नहीं, आपको अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए पैसा उस टाइम लगाना लगाना है। सबसे ज्यादा सेफ रहता है। जहां पे आप अपर मार्केट में 1 लाख रुपए लगाएंगे और जो चीज हासिल करेंगे, या फिर जो अगर प्रॉपर्टी में ले रहे हैं तो जितने स्क्वायर फीट की आप प्लॉट या बंगलो या रो हाउस जो भी परचेस कर रहे हैं उससे आपको ज्यादा मिलेगा। हाँ सही है। ठीक। और यदि अगर जैसे आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जैसे 5, मान लीजिए 1 लाख रुपए में आपके 5 शेयर खरीद रहे हैं, पर वहां पे तो पैसा डबल जल्दी हो जाता है ना कम टाइम में। पर प्रॉपर्टी में क्या है कि टाइम लगता है। ऐसा नहीं है। देखिए 5-6 साल करो लगाओ तब जाके थोड़ा सा अच्छा अप्रिशिएशन मिलता है, नहीं तो फिर कहाँ मिलता है, नहीं, वेट करना पड़ता है ना। ये आपकी बात एकदम सही है, इसमें कोई भी कम ज्यादा वाली बात नहीं है और सभी लोगों को ऐसा लगता है। हम्म पर जो मैं समझता हूँ मार्केट को और जितना मैंने अभी तक समझा है उसमें मैंने ये चीज सीखी है कि जो रियल एस्टेट मार्केट का जो उसका जो चलन है, जो उसका आप कह सकते हैं कैरेक्टर है, वो एक कैरेक्टर है सेफ जोन कैरेक्टर है। ओके। अगर आपने, सेफ जोन। हाँ, जैसे मान लीजिए आपने किसी एक लोकेशन में प्रॉपर्टी खरीदना शुरू करा या फिर उसमें खरीदने जा रहे हैं, तो आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी ये बनती है कि उस लोकेशन के इर्द गिर्द में गवर्नमेंट के क्या क्या प्लान्स आ रहे हैं इनकी जानकारी निकालिए। या फिर आप जिनसे लेने जा रहे हैं आप उनसे पूछिए कि जिस जगह मैं प्रॉपर्टी ले रहा हूँ उसके आसपास में गवर्नमेंट से रिलेटेड गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है, क्या क्या कर रहे हैं, रोड निकाल रही है या फिर वहां पे कोई बस स्टॉप जैसी कुछ चीज तो बना ये रही है। आजकल अभी ऐसे मार्केट में जाए और ये सारी अगर जो भी योजनाएं निकाल रही है गवर्नमेंट वो सब, तो कोई से नॉर्मल एजेंट से पूछो वो बता देते हो। देखिए रियल एस्टेट का जो ट्रस्ट भी होना एडवाइजर चाहिए है, ना। हाँ, नहीं तो बेचने को तो कुछ भी बेच दे। देखिए वही बात आती है घूम फिर के कि ट्रस्ट की। ये ट्रस्ट को लेकर के रियल एस्टेट ही नहीं, हर फील्ड में यही चीज है। अगर आपको ट्रस्ट है, श्रीहंस रियलिटी में आइए, आपको ट्रस्टेड एडवाइजर मिलेंगे सारे हमारे, बहुत अच्छे आपको एक्सप्लेन भी कर देंगे। देखिए मैं आपके दर्शकों को एक चीज साफ बता रहा हूँ जी हाँ। कि आप जिससे भी प्रॉपर्टी परचेस करें, चाहे श्रीहंस रियलिटी से करें, चाहे किसी और भी कंपनियां हैं उनसे करें, या फिर कोई और एडवाइजर से करें, ठीक, तो जब आप उनसे कन्वर्सेशन करेंगे ना, तब आपको खुद ब खुद रिवील हो जाएगा कि वो आदमी आपसे सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। अच्छा, तो ऐसा क्या देखना चाहिए कि सामने वाला सही बोल रहा है, कैसे पता चलेगा नॉर्मल बंदा जैसे अभी इंसान आपको को? मैंने बताया कि सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप जिस भी लोकेशन में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं हाँ। उसके इर्द गिर्द में गवर्नमेंट कुछ प्लान ला रही है अपनी, ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज कि वहाँ जो है लाइक जैसे स्कूल कॉलेजेस हो गए, हाँ। ठीक है, हॉस्पिटलिटीज हो गई, ये कुछ उसके इर्द गिर्द होना चाहिए, लगभग 4 से 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के डिस्टेंस। तब वो पक्का 2-3 साल में ऊपर जाएगा। हाँ, 2-3 साल में 100% 100% जाएगा। जाएगा। वैसे तो कोई भी कहीं पे प्रॉपर्टी लो वो अपर जाएगी ही जाएगी, पर इन सारी चीजों का अगर आप ध्यान में रखते हैं, जैसे गवर्नमेंट की प्लान्स, ठीक है, और जो स्कूल कॉलेजेस बताया मैंने, और छोटा मोटा आपके मार्केट किस लोकेशन में कितने डिस्टेंस पर है वहां से, और सबसे फिर लास्ट में ये चीज आती है कि आप जिस भी प्रोजेक्ट में जिस भी व्यक्ति से प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं वो बिल्डर की थोड़ी सी आप इंफॉर्मेशन लीजिए, उसका कैसा, मतलब उसने पिछले प्रोजेक्ट कैसे कंप्लीट करे, उसका कंस्ट्रक्शन वगैरह बढ़िया करके देता है कि नहीं। और दूसरा फिर उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स रेरा अप्रूव्ड है कि नहीं है, टीएनसी वगैरह है कि नहीं है। तो ये अगर आप चीजें देख लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको फिर कभी प्रॉपर्टी में आपने ये आप कोई भी मतलब ठग सकता है, ठग सकता है, फिर आपको ऐसा लगे कि यार मैंने इतना इन्वेस्ट करा फिर भी लॉस हुआ, ऐसा कभी नहीं बोलेंगे।
ओके, तो आपका मतलब मैं आपको थोड़ा सा मतलब रिवाइज मतलब कंक्लूड अगर करूँ तो आपके पॉइंट्स ने मतलब आप ये बोल रहे हो कि जब भी आप नए एजेंट के कई किसी के पास भी अगर जाते हो, चाहे वो आप श्रीहंस रियलिटी के पास जाओ या कोई अदर फॉर्म्स के पास जाओ, तो बेसिक सा अगर आपको ये पता करना है कि आप जहाँ भी आप प्लॉट या प्रॉपर्टी ले रहे हो तो उसके आसपास ये देख लो कि भैया गवर्नमेंट कोई स्कीम ला रही है कि नहीं, प्लस लोकेलिटी के आसपास जो भी स्कूल्स हॉस्पिटल जो भी है वो है कि नहीं, है ना, और प्लस और थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट लीगल है कि नहीं, बिल्कुल रेरा अप्रूव्ड है कि नहीं, टीएनसी के नहीं, है ना। तो इन सारे पॉइंट्स को कंसिडर करके हम ट्रस्ट कर कर सकते। सकते हैं और हमको स्कैम भी नहीं होगा। ओके। और एक और चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, जैसे आपने बोला अभी एक शब्द का जिक्र किया, एजेंट। एजेंट, हाँ, एजेंट, वो ठीक। तो वेरी पॉपुलर वर्ड है ना मार्केट में हाँ, रियल ये एस्टेट। बहुत, इससे कई लोग, रियल्टर भी बोलते हैं ना, हाँ, रियल्टर, हाँ, एजेंट, एजेंट या रियल्टर। हाँ, तो ये जो है, आप एजेंट में और एक एडवाइजर में और एक कंपनी के एम्प्लॉय में एक फर्क समझिए। ये इनमें डिफरेंस फर्क बता दीजिए बिल्कुल। इनमें क्या होता है कि अगर आप किसी एजेंट के पास जाते हैं, जी हाँ। तो एजेंट का बहुत कम ऐसे एजेंट मिलेंगे आपको जो आपके हिसाब से प्रॉपर्टी दिखाएंगे, जो आपको वैल्यू फॉर मनी दे। ओके, मतलब हमारे रिक्वायरमेंट को समझ के हाँ, वो फिर प्रॉपर्टी दिखाएंगे। हाँ, ओके, ऐसा बहुत कम होता है अच्छा, ऐसा बहुत कम होता है। एक एजेंट के नजरिए से। हम्म। और वहीं पर हम एक कंपनी के एडवाइजर हाँ। या फिर एक कंपनी के एम्प्लॉय हम्म को अगर हम समझते हैं, हम्म अगर वो किसी कंपनी से जुड़ा है, वो कंपनी का एडवाइजर है हम्म और कंपनी के मेंबर के रूप में काम कर रहा है, हम्म तो आपको वो सबसे बेस्ट चीज देगा जो उसके पास अवेलेबल है। अवेलेबल है। क्यों? ओके। क्योंकि इसके कुछ रीजन है। ओके। देखिए, एजेंट का अगर एक तरीके से देखा जाए, तो एजेंट क्या करते हैं कि मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, हाँ हाँ पर बिल्कुल। जो रियल फैक्ट है मैं वो बता रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सारे एजेंट ऐसे होते हैं, नहीं, सारे एजेंट ऐसे नहीं होते, पर उनमें से कुछ ऐसे होते हैं। नहीं, वो तो आपका फ्रीडम है, वो तो आप बोल सकते हो। हाँ, आप तो भले ही जो भी आपके पहचान में हो, आप पोल खोलो, वी आर रेडी टू हियर दैट। नहीं, देखिए, तो मेरा काम है, अगर आपने मुझे अपने शो में बुलाया है, तो जी हाँ, मेरा ये दायित्व बनता है बिल्कुल। कि मैं आपके दर्शकों को सही जानकारी दूं। हाँ। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि आपका जो एजेंट है, वो क्या करता है, उस कंपनी के भी प्लॉट्स बेचेगा, उस कंपनी के भी प्लॉट्स बेचेगा, उस कंपनी के भी प्लॉट्स ओके। बेचेगा, राइट। उस लोकेशन पे भी बेचेगा, उस लोकेशन पे भी बेचेगा। पर एक हम एक कंपनी के एडवाइजर को अगर देखें, तो सिर्फ कंपनी के लिए ही काम करता है। काम करेगा। ठीक, सही है। कंपनी जो बोलेगी कि हमें ये प्रोजेक्ट बेचना है, इस रेट में बेचना है, ये एमिनिटीज है, तो वो वही बताएगा, ओके। राइट। हाँ हाँ सही है। कंपनी के एम्प्लॉय में भी आते हैं तो ये ये बताएगा। बताया। इसका मेन और सबसे बड़ा रीजन ये इसलिए ऐसा होता है क्योंकि कंपनी को रहती है अपनी ब्रांड वैल्यू की चिंता। सही है। अब ब्रांड वैल्यू कैसे बनती है? उसके ग्राहकों से, ग्राहक। उसके कस्टमर से। उसके कस्टमर जितने अच्छे से उससे वो होंगे कंफर्टेबल, कंफर्टेबल होंगे, ठीक है, उनको जितनी अच्छी सर्विस मिलेगी, क्यों वो दूसरी कंपनी में क्यों जाएंगे? जाएंगे? सही सही, ये भी ठीक, सही बात है। तो कंपनी का एडवाइजर या कंपनी का एम्प्लॉय यदि आपको प्रॉपर्टी दिखाता है, तो आप ये समझ लीजिए कि 80% चीजें तो वो आपको व्यवस्थित ही दिखाएगा, ओके। और बाकी फिर 20% आप अपने अनुभव के हिसाब से उसको और बेहतर बना सकते हैं। तो तो ये अगर हम एजेंट के पास भी जाते हैं तो बहुत सारी कंपनी के साथ वो डील करता है, और Right. कस्टम एज अ फर्स्ट क्लाइंट अगर हम जा रहे हैं तो हमको पता नहीं रहता, आइडिया नहीं रहता है कि हम मतलब किस कंपनी से वो बिलोंग करता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर नॉर्मली अगर हम बोलते हैं आपकी कंपनी किस साइड है, किधर है, किस लोकेशन में, तो एजेंट बोल देगा कि कोई सी भी कंपनी का नाम लेके बोल देगा, तो क्या उसमें भी सही रहता है? देखिए, मैं आपको चीजें बताता हूँ। अगर हम एक एजेंट के नजरिए से अगर समझें, तो उसका काम क्या है? उसको सिर्फ आपको प्लॉट देना है, प्रॉपर्टी बेचनी है, चाहे वो आपके हित में जाए या ना जाए, ना जाए। ठीक है। अब ऐसा क्यों क्लाइंट को मैटर करता है क्या ये सब? करता है सर? क्यों नहीं करता? बिल्कुल नहीं, अलग अलग 100% कंपनी करता में आप भले करता हो एजेंट, लेकिन वो अगर सही वैल्यू, वो है। नहीं, वैल्यू फॉर पर मनी दे रहा है। देखिए, हर कंपनी का एक अपना अपना प्लान है। हर कंपनी अपनी अपनी लोकेशन को चूज करके काम करती है, हाँ, और अपने प्लान के तहत काम करती है। करती है। तो वैसे ही हर क्लाइंट का एक अपना नजरिया होता है, उसका अलग अलग बजट होता है, अलग लोकेशन होती है, अलग चॉइस रहती है उसकी, हाँ हाँ। है ना। तो सबका अलग अलग होता है। तो मेन
अगर एक कंपनी के एडवाइजर का सबसे मेन दायित्व यही बनता है कि वो हम्म। क्लाइंट को समझे समझे। और उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसके पास जो बेहतर चीज है जिसको वो बेच रहा है, जो जो बेच रहा उसकी है। कंपनी बेचने के लिए उसको एग्री कर रही है, तो वो चीज देगा आपको, ना ओके। कि वो चीज कि आप सर यहाँ पे आपका बजट नहीं बैठ रहा है तो आप एक काम कीजिए, आप उस लोकेशन में ले लीजिए, या फिर वहां नहीं बैठ रहा है तो आप एक काम करो सर आप उस लोकेशन में चलो। ओके। तो आपको अगर कोई व्यक्ति अगर एक जगह से लगभग 8 से 10 लोकेशन घुमा रहा है, जो लगभग 20, 25, 30 किलोमीटर के डिस्टेंस में अगर हो रही है वो लोकेशन, तो आप समझ जाइए फिर कि वो किस एजेंट टाइप है, का वो बंदा सिर्फ है। आपको मतलब सिर्फ प्लॉट एजेंट है बेचना चाह रहा है। प्लॉट बेचना जा रहा है। ये ठीक है। अगर आपका अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो आपका जो एडवाइजर है या फिर आपका जो कंपनी का एम्प्लॉय है वो आपको खुद बता देगा कि सर हमारी कंपनी के जो प्रोजेक्ट है वो इस लोकेशन पर है। ओके। हाँ वो बता देते हो। ठीक है, तो वो आपसे ये पूछ लेगा सर आप कौन से लोकेशन में कंफर्टेबल है। वो आपसे ये जानना चाहेगा कि सर मेरी कंपनी के पास लगभग 8 से 10 प्रोजेक्ट हैं और इस लोकेशन पर हैं। वो आपको पहले ही रिवील कर देगा। हाँ, सही है। और फिर आपसे पूछ लेगा सर आपको किस लोकेशन में खरीदना है, तो उस लोकेशन के अनुसार फिर वो आपको प्रॉपर्टी दिखाएगा। हाँ। तो ये लोकेशन से याद आया कि जैसे कि इंदौर सिटी हो गई है ना, वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी इन ऑफ इंडिया। ठीक। तो जैसे इंदौर के अलावा भी तो हम देवास में कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, या कहीं भोपाल में हो गया है ना, जबलपुर हो गया, बहुत सारी ऐसी सिटियां हैं, तो वाई इंदौर? देखिए, ये जो आपने जो सवाल पूछा है ये वाकई बहुत गहरा सवाल है कि हम भाई इंडिया में बहुत सारे बहुत शहर सारी हैं। सिटियां हैं। दिल्ली, मुंबई, जी बेंगलोर हाँ। है, ठीक है, बड़ी-बड़ी मेट्रो सिटी हैं। और इंदौर ही दूसरी क्यों? इंदौर ही क्यों? इंदौर ही क्यों? देखिए, तो हम सबसे पहली बात करते हैं कि इंदौर ही क्यों? हाँ। तो अगर आप थोड़ा-सा न्यूज़पेपर वगैरह अगर आप पढ़ते होंगे या फिर न्यूज़ वगैरह देखते होंगे, तो आपको एक चीज़ का थोड़ा-सा ये समझने में आया होगा कि पिछले कुछ समय से इंदौर इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी जाना-पहचाना नाम हो गया है, इंटरनेशनल मार्केट में, ठीक? और रही बात फिर कि इससे बड़ी भी सिटियाँ हैं, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, ये बहुत हो बड़ी गई, बड़ी है, ठीक? महानगर बोलते हैं ना उनको। महानगर है। तो ये क्या है, ये अभी उनकी रेस में दौड़ रही है। ओके। इंदौर को उस रेस में शामिल हो चुकी है, उस रेस के टॉप में पहुंचना है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जिस पोजीशन पे अभी है वो उस पोजीशन पे पहुंचना चाहती है, ठीक है। सही है। तो पहला रीजन तो ये कि वो स्मार्ट सिटी बनने की रेस में है, मेट्रो सिटी बन रही है, ठीक है, मेट्रो का काम इंदौर में चल ही रहा है, आधी दूर तक कंपनी ने पूरा कनेक्टिविटी बिछा दिया, उसका सारी चीज रेल लाइन हो चुकी है, चल भी रही है। आपने शायद ट्रेवल भी किया होगा। ट्रेवल भी किया हमने। ठीक है, अभी तो बहुत प्रॉब्लम आ रही है ट्रेवल करने में, क्योंकि बहुत ज्यादा ही कंस्ट्रक्शन चल रहा है, रोड सारे बन रहे हैं। तो ये क्या है, ये अभी प्रोसेसिंग में ग्रोथ हो रही है इसकी। अच्छा। तो इसमें यदि अगर आप इन्वेस्ट करते हैं इस टाइम पर, तो इसका सबसे बड़ा रीजन जब ये उस लेवल तक पहुंच जाएगी, बाद बड़े बड़े कारपोरेट सेक्टर की कंपनी आ चुकी है, टीसीएस हाँ, वो होगी, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये और भी आ रही है, और अभी और आ रही है, अभी ताज का इनफैक्ट नाम भी इंदौर सुना है। आईटी हब बनने वाला है। हाँ, सुनने में आया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो एक तो ये वजह है कि आप इंदौर में इन्वेस्ट करें, और दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि ये भी है कि इंदौर की जो कनेक्टिविटी है वो चारों तरफ से एक बहुत अच्छी लोकेशन की कनेक्टिविटी है। आप राजस्थान ले लें, ठीक है, दूसरे स्टेटों को अगर हम जोड़ें तो राजस्थान नियर बाय में आ जाता है हमारे, ठीक है। तो एक ये चीज हो गई, फिर उसके बाद इसके आसपास जितने भी है सब छोटे शहर है। अगर एमपी में देखा जाए तो इंदौर सबसे बड़ा शहर है, बड़ा शहर आता है, ठीक है, ना कि क्षेत्रफल वाइज नहीं बोल रहा हूँ मैं सिर्फ ग्रोथ वाइज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो वैसे जबलपुर भी है, भोपाल भी है, पर उनसे टॉप में आते हैं इसका। हाँ, ये भी है, ठीक है। तो एक तो ये कारण है कि यहाँ पे लोग बहुत आते हैं, क्योंकि ये बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनी यहाँ आ चुकी है, तो लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो सीधी सी बात है, जब जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती जाएगी तो यहाँ डिमांड भी बढ़ेगी, वो तो सही है, ठीक है। और जैसा अभी आपने कुछ समय पहले सुना होगा कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु में अब क्या होने लग गए हैं, जमीन मिलना बंद हो चुकी है। अच्छा, वहां पे सिर्फ फ्लैट खरीद रहे हैं। अच्छा, फ्लैट।
और जिनके पास यथा पैसा है वो खरीद रहे हैं, वो खरीद पा और रहे हैं। वो भी करोड़ों में जा रही होगी। बहुत सर, अगर आप कभी उसका फिगर निकालें, कभी डाटा निकालेंगे और अपने दर्शकों को बताएंगे तो बिल्कुल बिल्कुल, बहुत डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है फैक्ट्स, मैं तो गूगल से आपको निकाल के मजा आएगा लाऊंगा कि इंदौर में ही क्यों बोला जा रहा है। क्यों बोला जाता है। सही है। ठीक है, दूसरा रीजन ये हो गया। अब तीसरा और सबसे बड़ा रीजन एक ये भी है कि इंदौर में जो मेन इंदौर को अगर हम लेते हैं, जहाँ पे राजवाड़ा की जिसकी हम बात करते हैं, तो उसके आसपास के जितने एरिया हो चुके हैं, गवर्नमेंट का वहाँ पे क्या चल रहा है, सारे कंस्ट्रक्शन स्कीम सब कंस्ट्रक्शन ला रहे हैं वो। ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, इंदौर के आसपास भी अब कनेक्टिविटियों को बेहतर किया बेहतर किया जा रहा है। ठीक है। और दूसरी चीज, हेल्थ सेक्टर को लेकर के ले लीजिए आप, फैशन सेक्टर को ले लीजिए, फैशन इंडस्ट्री को, चाहे होटल इंडस्ट्री को ले लीजिए आप, या फिर आप ये एक तरीके से ग्लोबल मार्केट की इंडस्ट्रियों को ले लीजिए आप। ठीक है, जैसे आपने कुछ समय पहले सुना होगा, हमारे यहाँ पे एक सबमिट हुई थी, G20 सबमिट। अच्छा हाँ, ठीक है, इंदौर में हुआ था। तो ये क्या करती हैं, ये बाहर के इन्वेस्टरों को इंदौर के लिए अप्रोच करती है, बाहर के लोगों को इंदौर के लिए अप्रोच करती है। हाँ। तो इससे क्या होता है, बाहर का कैपिटल भी इंदौर में आ रहा है, कहीं बाहर के लोग भी आ रहे हैं, बाहर के लोग भी पैसा लगा रहे हैं। मतलब इंदौर के लोग तो लगा ही रहे, बाहर के भी आ रहे हैं और ज्यादा तेजी से ग्रो हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, जो स्टेट के लोग हैं वो तो लगा ही रहे हैं, वो तो, और गवर्नमेंट अलग लगा रही है, और जो बाहर के इंटरनेशनल मार्केट के जो लोग हैं वो अलग लगा रहे हैं। ओके। तो आप ये कह सकते हैं कि चारों तरफ से इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो ये क्या बेहतर ऑप्शन नहीं है कि आप भी इन्वेस्ट? बढ़िया अपॉर्चुनिटी, बहुत ही अच्छा है। तो एक ये वजह भी है। ये भी है। हाँ बिल्कुल, पानी पीजिए ना। चलिए, तो उमेश भाई, आपसे जो बातें करके बड़ा अच्छा लगा, एकदम पॉडकास्ट भी बहुत ही अच्छा रहा। तो आपने जिस पॉडकास्ट में जो हमको एक्सप्लेन किया, हमारे ऑडियंस को भी बहुत ज़्यादा तक मतलब समझ में आ चुका होगा कि क्या आपने बोला। जैसे कि आपने दो साइड बताए थे, एक तो एडवाइजर साइड वाला कि एडवाइजर अगर आप हो और आप रियल एस्टेट में अगर आप एंट्री कर रहे हो तो आपको किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रख के आपको आगे बढ़ना है। और दूसरा ये चीज़ है कि अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हो, आप बायर मतलब रियल एस्टेट के प्रॉपर्टी आप लेना चाह रहे हो, तो आपको किन किन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। तो ये सारे पॉइंट्स में हमने समझा और आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो मैं चाहूँगा कि आप शॉर्ट में, ब्रीफ में अगर आप ऑडियंस को एक्सप्लेन कर पाते हो तो लास्ट में ब्रीफ कंक्लूजन, तो प्लीज़। एक एडवाइजर के नज़रिए से अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप इस फील्ड में काम करना चाहते हैं तो अगर एक छोटी लाइन में बताऊं, शॉर्ट लाइन में बताऊं, तो यदि आपके सपने बड़े हैं और आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और आपके सपने आपको सोने नहीं दे रहे हैं, तो आप इस फील्ड में आइए, आपका वेलकम है। आप बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे क्योंकि आपके सपने आपको इतना ऊपर लेके जाएंगे और ये फील्ड में वाकई दम है कि आपको ये उस पोजीशन तक, उस लेवल तक लेके जा सकती है। और दूसरा पॉइंट जो आपने जो बताया कि एक फर्स्ट बायर के नज़रिए से, हाँ, तो फर्स्ट बायर के नज़रिए से अगर मैं आपको बताऊं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रॉपर्टी परचेस करना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है फर्स्ट बायर के नज़रिए से। क्यों? क्योंकि पहली चीज़ तो जो आपका जो अमाउंट है वो आपकी जीवन भर की जमा पूंजी है। ठीक है, इस जीवन भर की जमा पूंजी को व्यवस्थित लगाना ये आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो कभी भी हो, किसी बेहतर कंपनी, ट्रस्टेबल कंपनी के एडवाइज़र से मिलें, उनसे बातचीत करें, बातचीत करने के बाद समझें, लोकेशन समझें, वहाँ की एमिनिटीज़ को समझें और कॉलोनी की कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स को देखें, तो उससे आपको बेहतर प्रॉपर्टी परचेस करने में मदद मिलेगी। थैंक यू उमेश भैया, आपने आपका जो वैल्यूबल टाइम दिया। और हमारे ऑडियंस के लिए क्या दो शब्द कुछ अगर आपको कहना हो या बताना हो, क्योंकि ये तो बेस्ट टाइम रहा भैया के साथ पॉडकास्ट करके। इन फ्यूचर अगर लगा डेफिनेटली हम वापस से भैया को लाएंगे, है ना। तो फिर भी अगर दो शब्द अगर आपको हमारे ऑडियंस को कुछ शेयर करना हो तो आप प्लीज। देखिए, आपने पहले पॉडकास्ट में बुलाया, इसके लिए तो सबसे पहले आपका धन्यवाद, थैंक यू कि आपने बुलाया। मेरा भी ये पहला पॉडकास्ट है। और आप सभी दर्शकों से ये निवेदन है कि आप
इनके कंटेंट को देखें, इन्हें फॉलो करें, इन्हें लाइक और सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपके लिए और बेहतर से बेहतर चीज़ रियल एस्टेट फील्ड से जुड़ी आपको लेके आके बताते रहें। बस। थैंक यू भैया, आपका जो भी आपका फीडबैक था बढ़िया था। और अगर आपको हमारा पॉडकास्ट देख के अगर बहुत ही अच्छा लगा हो, कुछ फ़ायदा हो, तो प्लीज़ डू कमेंट्स बिलो, है ना। और जो भी हो रियल एस्टेट से रिलेटेड कुछ भी क्यूरी हो तो आप मेंशन कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा पॉडकास्ट होगा वो उसी से रिलेटेड हम बनाने का कोशिश करेंगे। और थैंक यू भैया आपका फॉर वैल्यूबल टाइम। थैंक यू भैया।